गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता स्कैम की। भारत के फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम। जब हमारा भारत का मार्केट खुल रहा था, तब हर्षद मेहता ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था स्टॉक मार्केट का, बैंकों के साथ मिलके। हम उस स्टॉक मार्केट के स्कैम को जानेंगे दोस्तों कि वो स्कैम कैसे हुआ, किस प्रकार से हर्षद मेहता ने बैंकों को इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया, और उसके बाद में पूरे फाइनेंशियल मार्केट को स्कैम करके जो उस टाइम पे 4,000 करोड़ का स्कैम था, अभी वर्तमान में उसकी अगर वैल्यू मानी जाए तो 24,000 करोड़ का स्कैम वो टोटल था। दोस्तों, इस सारे स्कैम की एच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हर्षद मेहता ने स्कैम किया, कौन कौन से उसने प्रयास ऐसे किए थे, या कौन कौन सी उन्होंने ट्रांजेक्शन किए थे जिससे वो स्कैम कर पाए, और इसके हर्षद मेहता के जो स्कैम हुआ, इस स्कैम की पूरी स्टोरी क्या है। और ये चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि अभी सोनी लिव पे एक उन्होंने वेब सीरीज निकाली है हर्षद मेहता को लेके। उसके बाद में ये हर्षद मेहता का जो पूरा कांड है, ये वापस लाइमलाइट चर्चा में आ चुका है। तो हम लोग उसी को लेके ये आपके सामने केस स्टडी लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि हर्षद मेहता ने किस किस प्रकार से पूरा ईच एंड आउट केस को डील किया है। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग ये जानें कि हर्षद मेहता कौन था। दोस्तों, हर्षद मेहता का जन्म राजकोट में, गुजरात में हुआ। गुजरात के अंदर राजकोट एक जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ। ठीक है। और उसके बाद में ये राजकोट में जन्म लेने के बाद में इनकी फादर जो इनके जॉब में थे, वो फैमिली ट्रांसफर हो गई भिलाई, गुजरात, भिलाई रायपुर के अंदर। ठीक है। रायपुर भिलाई में इन्होंने स्टडी करी, और उसके बाद ही चले गए मुंबई। ठीक है। मुंबई में इन्होंने सबसे पहली जॉब की थी वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर सेल्स पर्सन बने थे। ठीक है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सेल्स पर्सन बने थे। उसके बाद उन्होंने सेल्स पर्सन कंपनी से छोड़ी, और उसके बाद ये लगे जोबर की जॉब में। जोबर कौन होते हैं दोस्तों? जोबर होते हैं मीडिएटर्स। पहले उस जमाने में जब 90s का जो दशक था, उस दशक के अंदर जो स्टॉक मार्केट था हमारा, वो ऑनलाइन नहीं था। ठीक है। वो ऑफलाइन वर्किंग करता था। स्टॉक मार्केट के अंदर एक रिंग होती है, रिंग। उस रिंग के अंदर सारे जॉबर्स होते हैं। ठीक है। बायर्स, सेलर्स और जॉबर्स। तो शेयर मार्केट में जो जॉबर का पद होता है, वो यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर को तलाशने का होता है। यानी कोई कस्टमर अगर शेयर खरीदना चाहता है, तो ये जो जॉबर्स होते हैं, ये किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू अपॉइंट होते हैं। यानी यहाँ पे जो हर्षद मेहता का ब्रोकर था, उस ब्रोकर की तरफ से ये अपॉइंट हुए हर्षद मेहता, और यहाँ पे एक कस्टमर को तलाश थे, किसी को शेयर चाहिए होते थे, तो वो कस्टमर को ढूंढ के इस ब्रोकर से मिलवाते थे, वहां से उस शेयर को खरीदवाते थे इस रिंग्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे शेयर मार्केट जो हर्षद मेहता ने अपना वर्क स्टार्ट किया एज ए जॉबर्स इन 9। ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो जॉबर्स के काम में से जो हर्षद मेहता है, वो काफी सक्सेस हुए। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डील अपने ब्रोकर को दी, और उस डील की वजह से वो यहाँ पे सारा गेम जो हर्षद इसका था, शेयर मार्केट का था, उन्होंने सीखा। और 1984 में ये हर्षद मेहता मेंबर बने बीएससी के। ठीक है। हर्षद मेहता मेंबर बने बीएससी के, और 1986 के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। उस कंपनी का नाम था ग्रोमोर। ठीक है। ग्रोमोर असेट्स। ठीक है। ये ग्रोमोर असेट्स 1986 में उन्होंने स्टार्ट करी, और 1996 के अंदर उन्होंने इस ग्रोमोर को पीक पे पहुंचा दिया। 1990 के अंदर जो हर्षद मेहता का नाम क्या चल गया? शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन। ठीक है। उनको कहा जाने वाला शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, मल्टीनेशनल फंड हाउसेस थे, वो जो ग्रोमोर के थ्रू अपना फंड इन्वेस्ट करते थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हर्षद मेहता है, वो बहुत बड़े बन चुके थे। ठीक है। और वो बड़े बनने की वजह से उनको क्या बोला गया? बिग बुल। ठीक है। उस जमाने में उनका दूसरा नाम क्या पड़ा? बिग बुल। बिग बुल का मतलब जिस शेयर पे हर्षद मेहता ने हार रख दिया है, वो शेयर अब ग्रोथ करेगा ही करेगा। ठीक है। ऐसी हर्षद मेहता की इमेज थी। जिस शेयर का नाम उन्होंने अपने मुंह से ले लिया, वो शेयर चढ़ना शुरू हो जाता था। तो ये था दोस्तों या बेसिक उसका। अब इसका एक जो उनका सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर कौन सा था? उन्होंने एसीसी को 200 रुपए के प्राइस से लेके 9,000 रुपए के प्राइस तक पहुंचा दिया 3 महीने के अंदर। एसीसी के प्राइस को, एसीसी का 200 रुपए का शेयर था, उसको 3 महीने के अंदर 9,000 रुपए को पहुंचा दिया। ये उसके बाद वीडियो को, स्टरलाइट, हिंडाल को
अलग अलग शेयरों को उन्होंने पकड़ा और उसके बाद पहुंचा दिया ऊपर। दोस्तों शेयर मार्केट में दो शब्द यूज होते हैं। एक तो मैंने शेयर मार्केट में अपना सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों को शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप वो वीडियो जरूर देखें कि वहां आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा शेयर मार्केट काम कैसे करता है। दोस्तों शेयर मार्केट में दो शब्द यूज होते हैं, बुल और बियर। ठीक है, ये दो शब्द आपको समझने चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस पूरे स्कीम के किरदार कौन है और इस हर्षद मेहता ने ये कैसे किया। बुल का मतलब होता है कि जो शेयर बाजार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बुल। ठीक है, और जो शेयर मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं उनको बोलते हैं बियर। ठीक है, जब ट्रेंडिंग अपसाइड में होता है तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट, जब ट्रेंडिंग नीचे की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। ठीक है, तो ये बुल और बियर, जब मैं बुल बोलूं तो समझना कि वो तेजी की बात हो रही है, और जब बियर बोलूं तो समझना कि वो मंदी की बात हो रही है। तो दोस्तों ये हर्षद मेहता की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये थी। अब इसके किरदार कौन है दोस्तों, अब ये जो सीरीज आई है सोनी लिव पे, उसमें ये जो है अश्वनी, ये इनके भाई बने हैं। तो रियल में अश्वनी कौन थे, ये, ठीक है, वो अश्वनी लॉयर है। ठीक है, उनके पार्टनर थे उस टाइम पे हर्षद मेहता के, और अभी ये लॉयर है, और ये है हर्षद मेहता। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षद मेहता चमक में लाइमलाइट में क्यों आए, क्योंकि उस जमाने में 1990s के अंदर जो टोयोटा लेक्सस आती थी, वो टोयोटा लेक्सस किसके पास थी, केवल हर्षद मेहता के पास। बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों के पास भी लेक्सस नहीं थी। उन्होंने वर्ली के अंदर 15,000 स्क्वायर मीटर का एक पेंट हाउस खरीदा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, गोल्फ, सब कुछ थे वहां पे। इतना बड़ा पेंट हाउस खरीदा उन्होंने। तो एक लग्जरी लाइफ, 14 से 15 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां अपने पास रखते थे, उस लग्जरी लाइफ को जीते थे। उसी वजह से ये लाइमलाइट में आए, और इसी वजह से लोगों की नजर इन पे पड़ना शुरू हो गई। ठीक है, ये है इसकी मेन किरदार जिन्होंने इस पूरे केस को फाइंड आउट किया है। दोस्तों ये जो फोटो देख पा रहे हैं, इन्होंने सोनी लिव पे सुचेता दलाल का किरदार निभाया है, और ये रियल सुचेता दलाल है। सुचेता दलाल को 2006 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और सुचेता दलाल ही वो शख्स थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार, जिन्होंने इस केस को पूरे को बाहर लेके आई थी, जिनकी स्टोरी छपी थी 23 अप्रैल 1992 को अंदर, और 23 अप्रैल 1992 को ही ये स्टोरी बाहर आई थी। उस दिन से लेके फिर हर्षद मेहता का जो टाइम था वो उल्टा चलना शुरू हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों इसकी आगे की कहानी, वो 23 अप्रैल 1992 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला किरदार कौन है, अगले इसके 3 किरदार है दोस्तों, पहचानते होंगे आप 3 किरदारों को। ये हर्षद मेहता, ये पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, और ये चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी के क्लोज कनेक्शन थे हर्षद मेहता से। ठीक है, और चंद्रा स्वामी के क्लोज कनेक्शन थे पीवी नरसिम्हा राव से। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उस जमाने में हर्षद मेहता ने राम जेठमलानी को अपना वकील अपॉइंट किया था, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने 1 करोड़ रुपए एज ए ब्राइब, एज ए रिश्वत दी थी पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी फंड में चंद्रा स्वामी के माध्यम से। तो ये स्कीम इतना बड़ा बढ़ा कि यहाँ पे जो उनके वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, और चंद्रा स्वामी को परमानेंट पॉलिटिकली हटा दिया गया। ठीक है, तो उस जमाने में चंद्रा स्वामी जो तांत्रिक थे उनका चमक बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज में थे, और 1 करोड़ रुपए की ब्राइब को इन्होंने बताया था कि हमने 1 करोड़ रुपए की ब्राइब इनको दी है। ये 1992 की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस स्कैम की, और ये हर्षद मेहता को जो गिरफ्तार किया गया था उस जमाने की फोटो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्कैम वर्क कैसे किया। ठीक है, दोस्तों ये स्कैम 2 तरीके से काम किया। जो हर्षद मेहता थे उन्होंने 2 स्कैम किए थे। पहला बैंकों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से, जिसे स्कैम कहा गया, और दूसरा बीआर, ठीक है, रेडी फॉरवर्ड डील के माध्यम से ये स्कैम किया गया। दूसरा, ठीक है, बैंक रिसिप्ट जिसे बोलते हैं, रेडी फॉरवर्ड डील, उसके माध्यम से बड़ा स्कैम, और जो छोटा स्कैम था वो बैंक रिसिप्ट के माध्यम से था। ठीक है, ये दोनों स्कैम थे क्या, अब वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों
हर्षद मेहता एक बुल थे, बुल यानी तेजी खेलने वाले पर्सन थे। किसी भी शेयर को खरीदते, छोटे शेयर को, जैसे उन्होंने एसीजी को खरीदा और 3 महीने में इसको ऊपर 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 लेते गए और फिर एक टाइम पे ले जाए 4400 तक इसको पहुंचा दिया और उसके बाद में ये गिरना शुरू, यानी यहाँ खरीदा और अपना माल यहाँ ले जाके छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने तेजी के अंदर अपना जो शेयर को पकड़ा और तेजी में पहुंचाया और तेजी में पहुंचने के बाद में उसको डंप कर दिया ऊपर की साइड में और उसके बाद में प्राइस को नीचे गिरा दिया। ये हर्षद मेहता करते थे क्योंकि उनके पास में पैसे की पावर थी। और ये पैसा कहां से आ रहा था, उस पैसे के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये पैसा कहां से आ रहा था। दोस्तों पहला काम था, अब उस जमाने में बैंकों को, जो गवर्नमेंट बैंक थे, उनको ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो सीधा अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, लेकिन बैंकों को अपने पास जो रिजर्व फंड था उससे उनको कुछ पैसा कमाना था। वो पैसा कैसे कमाएंगे, इसके लिए वो जो बैंक थी, यानी सपोज करो यहाँ पे मैं बैंक ए बोलता हूं, तो बैंक ए को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है जिसपे उसको इंटरेस्ट कमाना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा बैंक, तो वो क्या करेंगे, एक ब्रोकर के पास जाएंगे। ठीक है, उस जमाने में ब्रोकर ही शेयर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो खरीद के देते थे, बैंक डायरेक्ट बैंक से डील नहीं कर देते थे। यहाँ पे ब्रोकर कौन था, हर्षद मेहता। ठीक है, बैंक ए को गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, वो ब्रोकर के पास गए, हर्षद मेहता के पास, और हर्षद मेहता ने दूसरे बैंक से बात करी नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर और इनसे सिक्योरिटी खरीद के इनको दे दी। ठीक है, बैंक ए को। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं था, ये नॉर्मल प्रोसीजर था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए बैंक ए ने पैसा दिया हर्षद मेहता को, हर्षद मेहता ने के अकाउंट में वो पैसा आया और उस पैसे को मेन टाइम शॉर्ट टर्म के लिए वो अपने शेयर खरीदने के लिए काम में ले रहा था। उस फंड को 10 से 15 दिन का जो टाइम मिलता था, उस टाइम के अंदर वो अपने इन पैसे से शेयर खरीदता था, उस शेयर की प्राइस ऊपर लेके जाता था और उसके बाद में अपना मुनाफा कमाया और सिक्योरिटी खरीदी और बैंक को दे दी। ये इस टाइम को उठाला था, यानी वो नॉर्मली प्रोसीजर कर रहा था। बैंकों से उनकी बड़े बैंकों से उनकी डील थी, वो सिक्योरिटी के माध्यम से मेन टाइम वो पैसे को घुमाते थे, 10 से 15 दिन की, 20 दिन की टाइम लेके, और उस पैसे को बाद में शेयर मार्केट के अंदर तेजी फैला के अपना पैसा कमाया और उससे पैसा अर्न करके वापस सिक्योरिटी दे दी। ये एक पहला स्कैम था, लेकिन इस स्कैम में कुछ फाइंड आउट बड़ा हुआ नहीं। लेकिन दूसरा जो स्कैम था, वो जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, बैंक रिसिप्ट का, वो सबसे बड़ा स्कैम था। और वो स्कैम कैसे हुआ, वो उससे पहले हम आपको समझिए कि रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती है। रेडी फॉरवर्ड डील एक टेक्निकल शब्द है, वो आप समझेंगे। दोस्तों जब कोई बैंक को सिक्योरिटी खरीदनी होती है, तो अगर हम लोग समझे नॉर्मल, आप और मैं अगर कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, तो मैं आपको पैसे दूंगा, उसके बदले आप मुझे सिक्योरिटी दोगे। लेकिन बैंकों के सिक्योरिटी मार्केट में ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, सिक्योरिटी जिसके पास थी उसी के पास रहती थी। बैंक एक सिंपल बैंक रिसिप्ट देते थे, यानी यहाँ पे ए को कोई सिक्योरिटी लेनी है तो वो बी को केवल एक बीआर बैंक रिसिप्ट देंगे। ठीक है, और उस बे को एक बैंक रिसिप्ट दे देंगे जिसको बोलेंगे बीआर, और बैंक बी ये मानता है कि इस बीआर के अंडरलाइन, यानी इस बीआर के अंडरलाइन कोई सिक्योरिटी रखी हुई है। यानी आप ये समझो कि अगर मैं आपको एक कह रहा हूं, मैंने आपको एक कागज पे लिख के दे दिया कि मेरे पास में 500 गवर्नमेंट बैंक की सिक्योरिटी रखी हुई है, और मैंने वो आपको पेपर लिख के दे दिया, तो बी, यहाँ पे जो बी शख्स है वो ये विश्वास मानता है, यानी ये विश्वास करता है कि हाँ भाई ए के पास में वो 500 सिक्योरिटी रखी हुई है। ठीक है, अब बी के पास जो सिक्योरिटी आ चुकी है, ठीक है, बी उसको रिजर्व कर देता है, उसके बदले बी इनको पैसा जारी कर देता है। ये नॉर्मल डील होती है। रेडी फॉरवर्ड डील का मतलब क्या हुआ, रेडी फॉरवर्ड डील का मतलब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन में रियल में सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं होती थी, बल्कि केवल और केवल एक बीआर का ट्रांसफर होता था। ठीक है, अब हर्षद मेहता ने यहाँ क्या गेम किया, हर्षद मेहता ने 2 बैंक पकड़े, बैंक ऑफ बर्नार्ड जिसको बीओके कहते थे, और दूसरा मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक। ये दोनों छोटे बैंक थे। ठीक है, अब हर्षद मेहता इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर मुझे बीआर के बदले पैसा उठाना है तो उसको बीआर तो चाहिए। ठीक है, बीआर चाहिए, तो वो क्या करते थे, ये जो छोटे बैंक थे, बैंक ऑफ करड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों बैंकों के जो ऑफिशियल्स थे उनको उन्होंने कहा कि हम आपको मोटा पैसा देंगे कमा के, आप हमें रिसिप्ट दे दीजिए। ठीक है,
रिसिप्ट यानी रिसिप्ट देने का मतलब उस बैंक के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन बैंक ने सिक्योरिटी ना होने के बावजूद भी उनको हर्षद मेहता को ये रिसिप्ट जारी करी। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे बैंक ए यानी बीओके मान लेते हैं इसको, इन्होंने रिसिप्ट जारी करी, बैंक रिसिप्ट। ठीक है, हर्षद मेहता को रिसिप्ट मिल गई। हर्षद मेहता गए दूसरे बैंक के पास में, उन्होंने कहा कि मेरे पास में ना 500 करोड़ की बीआर है। ठीक है, अब इस बैंक के पास में गए, इस बैंक को उन्होंने हर्षद मेहता ने ये 500 करोड़ की बीआर दी। ये बैंक क्या मानता है, ये मानता है कि हाँ इस बीआर अगर जारी हुई है, आरबीआई से ऑथोराइज बीआर है, तो बैंक ए के पास में इतने रुपए की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हर्षद मेहता ये पैसा यहां से लिया। ठीक है, और इस पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया शेयर बाजार के अंदर। ठीक है, आपको सारा ये समझ में आ गया कि बैंक ए ने फर्जी रिसिप्ट जारी की, हर्षद मेहता को दी, हर्षद मेहता ने बैंक बी के पास जाके उस पैसे को कलेक्ट किया, 500 करोड़ 1000 करोड़ जो भी अमाउंट था, और उसके बाद में उस पैसे को अपने फंड में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके और ये शेयर खरीदना शुरू कर दिए। इसी तरीके से उन्होंने हिंडाल्को, स्टरलाइट, एसीसी, इन सब शेयरों को, जैसे एसीसी का एग्जांपल आपको सामने ही है, उसके अलावा स्टरलाइट का शेयर, हिंडाल्को के शेयर, सब शेयरों को उन्होंने तेजी डाल दी। उनके पास मनी पावर आ गई। मनी पावर आने के बाद में उन्होंने खरीदना शुरू किया, और जितने भी बाजार में शेयर थे सभी शेयरों को सभी एक्सचेंजों के माध्यम से वो उन्होंने खुद अपने पास में भरना शुरू कर दिया। और जब उनको लगता है कि अब हमारा पीक हो चुका, उसी टाइम पे उन शेयरों को डंप कर देते थे, और उसके बाद उन शेयरों पे लोअर सर्किट लगते रहते थे, और वो जो 4000 का शेयर होता था वो कुछ ही दिनों में 1000 रुपए 500 रुपए के शेयर बन जाता था, क्योंकि यहाँ पे हर्षद मेहता ने 200 रुपए खरीद के 4000 बेच दिया, बाकी लोग फंस जाते थे इन प्राइजों के अंदर। ये था सारा स्कीम बीआर के माध्यम से जो उन्होंने हर्षद मेहता ने किया। आपको मैं फिर बता रहा हूँ बैंक रिसिप्ट क्या होती है। जो हमारा रेडी फॉरवर्ड डील है, उस रेडी फॉरवर्ड डील के बदले बैंक क्या करते हैं, बीआर जारी करते हैं। ठीक है, और उन बीआर के बदले दूसरे बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक उसके बदले पैसा देता है। और हर्षद मेहता ने इसी गेम को काम में लेके सारा स्कीम फाइंड आउट किया। अब ये पकड़ में क्यों आया, ये पकड़ में आया कि एसबीआई की 500 करोड़ रुपए की ऐसी सिक्योरिटी फाइंड आउट हुई जिनके अंडरलाइन जो बीआर थी उसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। यानी जो एसबीआई के पास में जो बीआर थी 500 करोड़ रुपए की, वो बीआर बिल्कुल फर्जी थी, यानी वो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो वो जो स्कैम पकड़ में आया था, उसके बाद ये सारी कहानी चालू होती है। सुचेता दलाल को ये इंफॉर्मेशन मिलती है, और सुचेता दलाल ने इस केस के ऊपर फिर काम करना शुरू किया। ठीक है, सुचेता दलाल ने ये देखा कि एक छोटा सा ब्रोकर जिसके पास में टोयोटा लेक्सस गाड़ी 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस वर्ली के अंदर जो सी फेसिंग है, इतना पैसा कहां से आया। तो वहां पे सुचेता दलाल और उनके हस्बैंड देवाशीष, इन दोनों ने मिलके ये इन्वेस्टिगेशन चालू की। सुचेता दलाल की एक बुक भी आती है जिसका नाम है द स्कैम। उस बुक का नाम क्या है, द स्कैम। वो बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, उन्होंने उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब जब ये स्कैम खुला, ये स्कैम सुचेता दलाल ने ये स्टोरी छापी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये स्टोरी छपी 23 अप्रैल 1992 को। ठीक है, जब ये स्कैम फाइंड आउट हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, उसके बाद में शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया। ठीक है, और नवंबर 1992 के अंदर हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया सीबीआई के द्वारा। ठीक है, 23 अप्रैल को ये स्टोरी छपती है। उसके बाद शेयर मार्केट में हंगामा मचता है, बड़ा स्कैम फाइंड आउट सामने आता है, और उसके बाद में नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो लॉस हुआ बैंकों को, उसका एक बड़ा आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक छोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल हाउसिंग बैंक के तकरीबन 1200 करोड़ रुपए डूबे। कैसे डूबे, क्योंकि उनको जो बीआर मिली उस बीआर की कोई वैल्यू ही नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र का 175 करोड़, एसबीआई कैपिटल मार्केट का 121 करोड़, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 300 करोड़, इस प्रकार से 1800 करोड़ तो ये था, और बाकी छोटे छोटे बैंकों का और फंड। इसी प्रकार से उस जमाने में ये जो शेयर बाजार का जो घपला था टोटल, ये हुआ था 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब इंडेक्स जो ये जो न्यूज बाहर आई तब वो था 4500, और कुछ समय में ये गिर के कितना हो गया,
2,500, यानी 2,000 पॉइंट इंडेक्स साफ हो गया और एक स्टॉक मार्केट से 1 लाख करोड़ की कैपिटल वाइप आउट हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि अब जो स्कैम का जो लेवल था वो इतना बड़ा था कि 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट से साफ हो गया। ठीक है, अब हर्षद मेहता को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके खिलाफ 72 क्रिमिनल ऑफेंस लगाए गए और 600 सिविल केस उनके खिलाफ फाइल किए गए। ठीक है, 6 नवंबर 1992 को उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद में वो वापस बाहर आ गए और उन्होंने उसके बाद में एक अपनी एडवाइजरी सर्विस चालू करी। एडवाइजरी, क्योंकि जो सेबी ने उन पे बैन लगा दिया था शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, शेयर मार्केट में उनको ट्रेडिंग बैन कर दी गई। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि किस तरीके से शेयर मार्केट में रहा जाए। तो उन्होंने अखबारों में अपने आर्टिकल निकालने शुरू किए, अखबारों में अपने आर्टिकल देना शुरू किया। ठीक है, अपनी एडवाइजरी जारी की। उससे क्या हुआ कि हर्षद मेहता वो ये चाहता था कि किसी तरीके से वो मीडिया के टच में रहे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से दूसरा काम चालू कर दिया। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद 1999 में उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 92 के बाद में, कितने साल बाद में, 92 के बाद 6-7 साल बाद उनको वापस गिरफ्तार किया गया 99 सितंबर 1999 के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर। उसके बाद क्रिमिनल कस्टडी के अंदर 31 दिसंबर 2001 को रात को 12 बजे उनके सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक का उनको शिकायत आई और थाने पुलिस स्टेशन, थाने जो हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया जहां पर उनकी डेथ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कहानी थी सारी, ये हर्षद मेहता स्कैम की है। और ये हम लोग इसलिए चर्चा करेंगे अब इन्होंने सोनी लिव पे जो पूरी स्टोरी इन्होंने निकाली है इसकी, उसको लेके हमने आपके लिए पूरा केस को डील किया है। दोस्तों, ये केस ऐसा केस था जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को हिला के रख दिया। उसके बाद में जानकी रमन कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अंदर के सिफारिशों को माना गया, सीबी को और पावर दी गई, स्टॉक मार्केट को अलग किया गया, ब्रोकर्स को अलग किया गया, बैंकिंग के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस किया गया। क्योंकि 1992 वो टाइम था जब हमारा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन चालू किया गया था और उसी टाइम पे घोटाला हुआ तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल कनेक्शन निकलना था, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन निकलने की वजह से जो बड़े फंड हाउस थे, फॉरेन फंड हाउस, उन्होंने अपना पैसा निकालना ऐसे शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कहानी थी। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आपको हर चीज वापस समझा देंगे। ये बैंक, मैंने 2 स्कीम बताए आपको। एक स्टेम स्कैम था जो सिक्योरिटी के माध्यम से था और दूसरा बीआर स्कैम। ठीक है, किस तरीके से बीआर के माध्यम से पैसा उठाया गया और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व थे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो विजय बैंक के चेयरमैन थे, ये जब घोटाला खुला तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी जो लगी हुई थी उसके अंडरलाइन कुछ था ही नहीं, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीडियो जो हमने हर्षद मेहता की पूरे स्कैम पे बनाया है। आप सभी का धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये स्टोरी मैं आपके लिए लेके आऊं और अब इसी प्रकार से जो केतन पारेख का स्कैम था वो भी हम लोग आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। उसकी सारी कहानी आपको समझाएंगे किस प्रकार से केतन पारेख ने पूरा गेम खेल के तकरीबन 1000-1200 करोड़ का केस किया था। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।